वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 10 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आप लोगों ने कल भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें पहले सेशन में कम स्कोर मिले थे, लेकिन आगे के सेशन में उन्होंने उसे इम्प्रूव कर लिया है। तो चलिए एक काम आज और करते हैं। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लास्ट सेशन में 5 से कम स्कोर मिला है, वो जब अपना स्कोर मेंशन करेंगे तो वो अपना कल का स्कोर भी मेंशन करेंगे कि उन्हें कल इतना स्कोर मिला था और आज इतना मिलेगा। मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ और कितना हो रहा है। जिनका स्कोर 5 के ऊपर है, ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वो लिखना चाहते हैं तो यस्टरडे का स्कोर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि लय मत तोड़िएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ये जो सेशन है इसको स्किप मत करिएगा। देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो है वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये कोरल डिपॉजिट से बना है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अभी हाल ही में फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने एक जेनेटिक स्टडी करी है लक्षद्वीप के लोगों के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपने अभी तक जवाब निश्चित तौर पर सोच ही लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल नहीं बल्कि 8 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से। बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा और अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड मिलेगा, और यहीं पर इसी के नीचे आपको मिलेगा मालदीव्स। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड जो है इसके बाद 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव्स को इनसे अलग करता है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि इंडिया की पोजीशन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन यानी कि निपटारे के लिए। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज पर, मतलब जो डिसीजन आएगा वो मानना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, गेस करने का प्रयास करिए। चलिए, आपने अगर अंदाजा लगा लिया है तो मैं आपको जवाब बताऊं। सही जवाब है ओनली 2 इज करेक्ट। अब आपके मन में शंका आई होगी कि पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। पहला स्टेटमेंट गलत ये है क्योंकि जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ये पार्लियामेंट को नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो भी डिस्प्यूट का निपटारा करने में जजमेंट आता है उसे सभी पार्टीज को फाइनली मानना पड़ता है, ये उनके ऊपर बाध्यकारी होता है। तीसरा देखते हैं जो कि कैट के बारे में है। कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो कैट का मैंडेट है वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट या कंप्लेन किसी पब्लिक सर्विस के संबंध में यानी कि उसके रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस या अपॉइंटमेंट के संबंध में कोई इशू आया है तो उसे एडजुडिकेट करने का काम कैट का है। ये तो पहला स्टेटमेंट है। बताइए सही या गलत। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे वर्क करता है। यहां पर सीआरपीसी या फिर आईपीसी को ध्यान में नहीं रखा जाता। तीसरा स्टेटमेंट कि वर्तमान में 15 रेगुलर बेंचेस हैं कैट की। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपने होपफुली अभी तक अपना आंसर सोच लिया होगा। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है बी, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। पहला तो ठीक है, ये रिक्रूटमेंट, कंडीशन सर्विस या फिर जो अपॉइंटमेंट का इशू है वो एडजुडिकेट करता है कैट। दूसरा भी सही है, ये नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे वर्क करते हैं। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि इस बारे में अभी एक न्यूज़ आई थी। अगर वो न्यूज़ आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें गलती क्या है। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने 18th बेंच जो है कैट की उसको इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूटी है वहाँ पर। तो ये 18वां है, तो वहाँ पर स्टेटमेंट में 15वां बोला गया है या 15 टोटल बोला गया है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री वयावंदन योजना के बारे में है। स्टेटमेंट बताइए। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसका उद्देश्य ये है कि एक गारंटीड पे आउट दिया जाए पेंशन के तौर पे जो भी इसे सब्सक्राइब कर रहा है। दूसरा कि एलआईसी जो है वो सोल ऑपरेटर है इस योजना के लिए। और तीसरा कि इस योजना को अवेल करने का जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 40 साल का है। अब पेंशन स्कीम है, कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्या एलआईसी को सोल ऑपरेटर बनाया गया है, ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। और यहां पर मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंफ्यूज करता है। सही जवाब बताइए। चलिए मैं बताता हूं। यहां पर जो सही जवाब है वो ये दो के दोनों सही हैं। यहां पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स लिखा गया है ये गलत है।
जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 60 ईयर्स है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अभी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सब्सक्रिप्शन का वो 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट स्कीम के बारे में है, VRR स्कीम के बारे में है। स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए इक्विटी मार्केट में। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस रूट के थ्रू जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI के लिए एप्लीकेबल होते हैं उनसे उसे छूट मिल जाएगी, फ्री हो जाएगा वो इन सभी झमेलों से बिना किसी कंडीशन के। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ट्राई टू जज। देखिए यहां पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। मैं आपको सही जवाब बता रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज नीदर वन नॉर टू। अब कैसे सही है कैसे गलत है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मजा तो आता है। आपको लगता है कि देखते हैं मेरा वाला सवाल जो मैंने जवाब सोचा था वो सही हुआ या नहीं हुआ। खैर, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है FPI की, वो इक्विटी मार्केट में नहीं बल्कि डेट मार्केट में की जा रही है। ठीक है, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में अंतर होता है। इक्विटी मार्केट में जब आप अपने पैसे लगाते हैं और वहां के शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीद लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट कंपनी का लॉस, आपका प्रॉफिट आपका लॉस होता है। लेकिन जब आप डेट मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप सीधे सीधे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास कंपनी की ओनरशिप नहीं होती, कंपनी के घाटे मुनाफे से आपको मतलब नहीं होता। कंपनी आपको एक निश्चित इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करती रहती है। तो ये अंतर होता है। तो जो पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात है वो डेट मार्केट में है ना कि इक्विटी मार्केट में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि कहां बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा ये है कि हाँ, इसमें आपको जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनसे छूट तो मिल जाएगी, लेकिन ये बिना किसी कंडीशन के नहीं है। यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है और कुछ कंडीशन रखी गई है। और कंडीशन ये है कि जो भी इन्वेस्टर होगा जो FPI में इन्वेस्ट कर रहा है उसे एक मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योर करना होगा और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, तब उसे रेगुलेटरी नॉर्म से छूट दी जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो वर्ड है सिंडेमिक, इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। 4 डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं और आपको चुनना है सही डिस्क्रिप्शन। ध्यान से समझिएगा। सिंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर 2 या उससे ज्यादा एपिडेमिक एक साथ आ जाते हैं। वो इंटरैक्ट करके डिसीज बर्डन को बहुत बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा डिस्क्रिप्शन है कि ये सिंडेमिक तब डिक्लेयर किया जाता है जब कोई नई डिसीज इस तरीके से लोगों में फैल जाए कि लोगों के अंदर उसके प्रति इम्यूनिटी ना हो और ये पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड फैलता चला जाए, दुनिया के हर देश में फैलता चला जाए। तीसरा, सिंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि किसी भी रीजन की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर देती है और वहां के लोग उस डिसीज के साथ जीना सीख जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को सिंडेमिक कहा जाता है। चौथा डिस्क्रिप्शन, ये डिक्लेयर किया जाता है जब कोई भी जो डिसीज है या जो इन्फेक्शन है वो बार बार फैलता जा रहा है और उसके जो एजेंट हैं वो कॉन्स्टेंटली किसी ज्योग्राफिकल एरिया में प्रभावी हो रहे हैं या किसी पॉपुलेशन ग्रुप में प्रभावी हो रहे हैं, तो उसे सिंडेमिक कहा जाता है। सोचिए, काफी क्लोज लग रहे होंगे आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा सही है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग। मैं आपको बता देता हूं कि जो सही जवाब है वो है ए, सिंडेमिक। सिंडेमिक जब एक एपिडेमिक ऑलरेडी हो, एक दूसरा भी आ जाए और खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाए तो सिंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब सिंडेमिक पर यह क्वेश्चन फ्रेम क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। WHO ने अभी हाल ही में बोला कि कोविड-19 इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है और हो सकता है कि इसे एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए। एंडेमिक का मतलब यह है कि कोई एक ऐसी बीमारी जो बार बार टाइम स्पैन पे फैलती रहती है किसी पॉपुलेशन ग्रुप में। तो सिंडेमिक की बात क्यों आई? क्योंकि कोविड-19 लंबा टिकने वाला है। अगर कोविड-19 लंबा टिकता है तो अभी साउथ एशिया में मौसम बदलने वाला है, बरसात का मौसम शुरू होगा और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां या डिसीज भी तेजी से फैल जाएंगी और कोविड-19 के साथ जब इनका मिक्सअप होगा तो इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन सिंडेमिक की क्रिएट हो सकती है, इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इफ द रियल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी, यहां पर रियल एक्सचेंज रेट पर यह क्वेश्चन है। अगर इंडियन रुपी का जो रियल एक्सचेंज रेट है वो US डॉलर की तुलना में 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? अब ये देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग घुमा सकता है। जो 1 रुपी है वो जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में परचेज करेगा उससे कम USA में परचेज कर पाएगा। दूसरा, जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फेस कर रही है। तीसरा, जो इंडियन रुपी है वो US डॉलर की तुलना में सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर हो गई है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको रियल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। रियल एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि पार्टिकुलर अमाउंट में आप इंडिया में जो चीज खरीद रहे हैं दूसरे देश में उस चीज की कीमत क्या है।
अगर दोनों देशों में एक प्रोडक्ट के लिए जो कीमतें हैं वो सेम हैं तो जो रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू है उसे 1 बताया जाता है। ठीक है, अगर यहां पर जो दूसरा देश है, जैसे भारत और अमेरिका के एग्जांपल लेते हैं, अगर अमेरिका में जो कोई चीज है वो महंगी हो गई तो जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा हो जाएगी, और अगर इंडिया में किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अमेरिका की तुलना में ज्यादा महंगी हो जाए तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो 1 से कम हो जाएगी। तो सही जवाब बताइए अगर आप सोच पाए हो तो। जो सही जवाब है वो है बी, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से इन्फ्लेशन फेस कर रही है अगर जो रियल एक्सचेंज रेट है डॉलर की तुलना में वो 1 से कम आता है। तो ये बात समझ में आई नहीं होगी, एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर सपोज करिए कि अमेरिका में कोई एक पेन $4 में मिलता है और इंडिया में $1 की जो कीमत है वो ₹50 है। इजी करने के लिए करते हैं, ठीक है। इंडिया में उसी पेन की जो कीमत है वो $200 है, $4 इज इक्वल टू $200 होगा। तो यहां पर जो दोनों की कीमतें हैं एक पेन की इंडिया और यूएसए में वो बराबर है, तो जो रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू है वो 1 आएगी। सपोज करिए कि इंडिया में तो जो पेन की वैल्यू है वो $200 ही है, लेकिन अमेरिका में जो वैल्यू है वो $4 से बढ़कर $6 हो गई। मतलब कि वहां पर जो पेन की कीमत है वो इंडिया के कंपैरिजन में $300 की हो गई, और $300 में अगर आप $200 डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू 1.5 मिलेगी। मतलब 1.5 की वैल्यू का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन कहां आया, अमेरिका में इन्फ्लेशन आया, अमेरिका में जो पेन की कीमत है वो बढ़ गई। इसके उलट अगर इंडिया में जो पेन की कीमत है वो बढ़ जाए, मतलब अमेरिका में जो पेन की कीमत है वो $4 ही है यानी कि $200, लेकिन इंडिया में जो पेन की कीमत है वो अब $300 हो गई। तो अगर यहां पर $300 हो गई है कीमत तो आप इसे डिवाइड करिए, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66 यानी कि 1 से कम। वैल्यू 1 से कम आई, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, पेन की कीमत इंडिया में ज्यादा है। तो जो रियल एक्सचेंज रेट है उसका मतलब यह है कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है अगर रियल एक्सचेंज रेट डॉलर की तुलना में ₹1 से कम आता है। तो अगला क्वेश्चन यूएनईपी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह कहता है कि जो यूएनईपी को फाउंड किया गया वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के दौरान किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे फाउंड किया गया यूएनईपी को। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यही देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। सही जवाब बताइए। होपफुली आपने सही जवाब सोच लिया होगा। यहां पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसे ही रियो समिट या फिर अर्थ समिट कहा जाता है, और ये 1992 में हुआ था। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूएनईपी तो इसके काफी पहले एग्जिस्टेंस में आ गया था। एक्चुअली में पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूएनईपी की स्थापना यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान 1972 में हुई थी। यहां पर 9वें क्वेश्चन में आपको कुछ आइलैंड्स को बताना है कि वो किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जैसे कुर्ली आइलैंड रशिया और जापान, पार्शल आइलैंड चाइना और वियतनाम, स्पार्टली आइलैंड ब्रिटेन और अर्जेंटीना। बताइए, ये तो ऐसे आइलैंड्स हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही न्यूज में बने रहते हैं। सही जवाब बताइए। होपफुली आपने सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो स्पार्टली आइलैंड है, इतना तो आपने न्यूज में जरूर पढ़ा होगा कि ये साउथ चाइना सी में है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। अगर आप 3 को एलिमिनेट करेंगे तो आपको 1 और 2 चुनना है। जहां पर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्सल आइलैंड तो काफी पॉपुलर है, चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है, मतलब 2 करेक्ट है। अगर आपको 2 चाहिए तो आपको 1 तो लेना ही पड़ेगा, मतलब 1 अपने आप सही निकल जाएगा। तो सही आंसर बी आप एलिमिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही सही जवाब है 1 और 2। यहां पर मैंने लिस्ट दे दी है कि कौन सा आइलैंड किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, आप इसे एक बार पॉज करके जरूर देख लें। बाकी मैप में आप पार्सल आइलैंड की लोकेशन देखिए, यहां पर है, और इसी के नीचे स्पार्टले आइलैंड है। ठीक है, साउथ चाइना सी की लोकेशन है दोनों की। अगर आप यहां पर कुर्ले आइलैंड की बात करें तो ये जापान और रशिया के बीच में है। 10वां क्वेश्चन, मार्पोल कन्वेंशन के बारे में बताइए। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसका इंटेंशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से एसोसिएटेड इश्यूज को हैंडल करना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 1973 में इसे आईएमओ के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया मार्पोल की पार्टी है और उसने उसके 6 के 6 एनेक्स रेटिफाई कर रखे हैं। सही आंसर बताइए। होपफुली आपने सोच लिया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पहला स्टेटमेंट है, जो आपको सिंपल सा साधारण सा लग रहा होगा, ये गलत है। ये जो मार्पोल है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी 2 के दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। जो सही जवाब है वो ये है कि जो मार्पोल जो कन्वेंशन है वो जो शिप्स के द्वारा पोल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए साइन किया गया है। तो यहां पर हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए। आप अपना इवैल्यूएशन आज के जो सेशन है उसमें करिएगा। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पर, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। ओनली आईएएस का एक एप्लीकेशन भी है, आप उसे भी डाउनलोड करके ये कोर्सेस अवेल कर सकते हैं। तो आपने आज कितना स्कोर किया और कल कितना किया था, दोनों को कंपैरेटिव वे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।